लेकिन ये सेल एक्चुअली है क्या? तो जब भी आपको पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ द बाउंड्री लेयर, तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं किसी भी सेल के। हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 2 चैप्टर द इनविजिबल वर्ल्ड। पिछले लेक्चर में हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे उसके मेन कंपोनेंट्स एंड उसके ऑर्गेनेलीज के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेल, जैसे कि हमने देखा था, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। लेकिन ये सेल एक्चुअली है क्या? तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आता है दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। तो सेल्स के कंपोनेंट की बात करें तो बेसिकली सेल के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हर एक सेल में मेनली पाए जाते हैं। फर्स्ट इज द बाउंड्री, जो उसको उसके सराउंडिंग से सेपरेट आउट करती है। इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये हर सेल में पाई जाती है। तो जब भी आपको पूछा जाए व्हाट इज द नेम ऑफ द बाउंड्री लेयर विच सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है दैट इज किसी भी सेल के अंदर एक ऐसा डेंस पार्ट होना, इसका नाम है न्यूक्लियस। जैसे हमारे बॉडी में हमारा ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, हमारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, ये सब काम करता है। ऐसी सेल में सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, सभी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। और इस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे सब जगह एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं किसी भी सेल के, कोई भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, अभी करेंगे उसके बाद में डिस्कस, ठीक है। इन सब में आपके ये 3 कंपोनेंट्स जरूर होते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। तो क्या होती है ये सेल मेम्ब्रेन? तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली एक लेयर है, ठीक है, जो कि किसी भी सेल के कंटेंट को उसके सराउंडिंग से सेपरेट आउट करती है, ठीक है। किसकी बनी होती है ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। ये और क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी? ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल क्या मतलब है इसका? देखो, परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर में कि अपने थ्रू आने जाने देना, ठीक है। सिलेक्टिवली मतलब ये सिलेक्ट करेगा कि किसको इसको सेल के अंदर आने देना है या सेल से बाहर जाने देना है। इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। ये हर सब्सटेंस को ऐसे ही आने जाने नहीं देगा। इट विल सिलेक्ट ऑन सम बेसिस, देन ओनली अलाउ द सब्सटेंस टू एंटर और एग्जिट द सेल, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल रहेगी ये, ठीक है। और एक बैरियर की तरह काम करती है कि कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ और इसके अंदर एंटर ना कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन जो है वो ये प्रॉपर्टीज के साथ वर्क करती है, ठीक है। तो बच्चों, अभी तो हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, किससे मिलके बनी है और क्या करती है, लेकिन ये काम करती कैसे है इसको बताने के लिए एक मॉडल के थ्रू इसके स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों कहा गया है? देखो, इस मॉडल में हमने क्या कहा सेल मेम्ब्रेन को कि वो एक्चुअली कैसे
एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो देयर इज अ बाई लेयर, यानी कि 2 लेयर्स हैं फॉस्फोलिपिड्स की। Cell membrane is basically made up of a bilayer of phospholipids. Phospholipids मतलब phosphorus and lipid मतलब fats, ठीक है। इसका एक कंबाइंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज्ड है, जैसे मोती बीड्स एक लेयर पे अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, वैसे ही लेयर ये दिखती है, उनको हम मोज़ैक बोलते हैं। तो दैट इज कम्स हियर, ठीक है। फ्लूइड ये एक ही जैसे फ्लेक्सिबल है, जैसे वाटर मूव करता है, फ्लूइड मूव करता है, उसी तरीके से ये भी मूव करती है, फ्लेक्सिबल है। तो दैट इज वाई, क्योंकि ये ऐसे मोतियों का एक सरफेस लगता है जो कि बहुत इजीली मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका मॉडल का नाम हमने क्या रखा है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है। अब इसके थ्रू सब्सटेंसेस कैसे मूव करते हैं, पहले ये क्या है, बाइलेयर हो गई हमारी, बीच में कुछ क्या होते हैं, प्रोटीन चैनल्स होते हैं, अभी बताती हूँ किस लिए, ठीक है। तो जो प्राइमरी सोर्स रहता है या प्राइमरी वे रहता है जिससे कोई भी सेल का सेल मेम्ब्रेन सब्सटेंसेस को एंटर और एग्जिट कराता है, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर आपका एक एरिया है जहाँ पे ज्यादा सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं, तो वो उससे होते हुए उस जगह पे मूव करें जहाँ पे सब्सटेंसेस कम हैं, अनटिल दोनों जगह सब्सटेंसेस सेम ना हो जाए, ठीक है। तो यानी कि द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू द लो कंसंट्रेशन एरिया ऑन देयर ओन, अपने आप, आपको उसमें कोई एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, कोई सब्सटेंस है वो इसके बीच में से होता हुआ यहाँ आ जाएगा, किसी को बाहर जाना है इससे होता हुआ बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो अपने आप थ्रू द मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, सब्सटेंसेस डिफ्यूजन की हेल्प से एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। बट कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होता है, राइट, जो इसके थ्रू पास ऑन नहीं हो सकते, या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें लो कंसंट्रेशन एरिया टू हाई कंसंट्रेशन एरिया मूव करवाने होते हैं। देखो हाई टू लो तो इजीली मूव हो जाते हैं अपने आप, लेकिन अगर लो टू हाई मूव करवाने हैं तो उसके लिए एनर्जी लगेगी। ये समझो कुछ ऐसा है कि ऐसा एक प्लेन है, राइट, और आपने यहां से एक बॉल को छोड़ दिया तो वो अपने आप रोल होती हुई नीचे आ जाएगी, उसमें आपको कोई एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी, दैट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। लेकिन अगर आपको यहां से कोई बॉल को ऊपर लेके जाना हो तो कॉन्टिन्यूअस एफर्ट रिक्वायर्ड है, कॉन्टिन्यूसली फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो वही काम यहाँ हो रहा है। अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है बाहर जो डिफ्यूजन की हेल्प से तो नहीं आ रहा, तो ये जो प्रोटीन चैनल्स हैं दे वर्क विद द हेल्प ऑफ एटीपी, ये एटीपी को यूज करते हैं खुद को वर्क कराने के लिए। फिर ये एक पाथ प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जिनको मूव करना है उन पार्टिकल्स को अपने थ्रू पास करवाएंगे। कैसे, जैसे इस पंप की तरह है, यहां से ये ओपन हुआ, उसको लिया और नीचे ऐसे ओपन होके छोड़ दिया, बाहर से लिया अंदर छोड़ दिया, अंदर से लिया बाहर छोड़ दिया, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। क्योंकि ये पंप ओपन एंड क्लोज होते हैं, सब्सटेंसेस को इनटेक लेते हैं और फिर सेल के अंदर उनकी एंट्री करवाते हैं, इसलिए इनको एटीपी की फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहीं पे बेटा हमने दो तरीके का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, एक है एक्टिव और एक है पैसिव।
एक्टिव मतलब जहां पे एटीपी की फॉर्म में एनर्जी कंज्यूम हो रही है या खर्च हो रही है, किसकी? सेल की। और पैसिव जहां पे नो एटीपी या फिर एनर्जी इज यूज्ड। ठीक है, यानी कि डिफ्यूजन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपके प्रोटीन चैनल्स की वर्किंग आती है जो एटीपी को यूज करेंगे। पैसिव में आपका सिंपल डिफ्यूजन आता है जो बिना किसी एनर्जी को यूज किए सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, राइट? तो ये था आपका सेल मेम्ब्रेन। अब कुछ ऐसे सेल्स हैं जैसे प्लांट सेल जिसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और आउटर कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं उसके बारे में। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल वॉल। अब ये सेल वॉल क्या है? जो हमारे प्लांट सेल है ना, और कुछ और टाइप के सेल जो आगे पढ़ोगे अब, जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, ठीक है, उनके पास, ऐसे सेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कोटिंग होती है या एक लेयर होती है। ठीक है, इस लेयर की बात कर रही हूं मैं, इसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। क्यों होती है ये? देखो, मेजरली प्लांट सेल के पास होती है, ठीक है, ये होती है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। क्यों? देखो, प्लांट्स जो हैं वो बाहर ओपन में होते हैं, ठीक है, वो वहीं पे ग्रो करते हैं, वहीं पे रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। तो पानी आ रहा है, गर्मी है, किसी ने उसको पुश किया, हमने आते जाते छेड़ दिया, ठीक है, तो वो टूटे ना, वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, शेप देता है, इसी तरीके से मान लीजिए प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए, उनकी शेप को मेंटेन रखने के लिए, उनको हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए, उनके सेल्स के अराउंड, उनके हर सेल के अराउंड एक हार्ड कवरिंग होती है जो उनको रिजिडिटी, हार्डनेस और स्टिफनेस प्रोवाइड करती है। दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल अभी सेल मेम्ब्रेन से अलग कैसे है? प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना होता है और ये फ्रीली परमिएबल होता है। फ्रीली परमिएबल मतलब इसके पोर्स, इसके होल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये किसी को रोकता नहीं है, कोई भी इसके अराउंड, इसके अलोंग आ जा सकता है। ठीक है, ये किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, किसी को चूज नहीं करेगा, राइट? जैसे सेल मेम्ब्रेन करती है ना, तो वो काम वो इस पर्टिकुलर सेल में भी, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन अपना काम वही करेगी। ठीक है, तो तभी हमने क्या कहा, सेल वॉल क्या है? इट इज फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, तो सेल वॉल इज देयर जो सेल्यूलोज की बनी हुई है, फ्रीली परमिएबल है और क्या करेगी? हार्डनेस प्रोवाइड करेगी सेल को। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार हमारे पास सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच का डिफरेंस आ जाता है। तो मेजर डिफरेंस इज सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल मेम्ब्रेन हर सेल के पास होता है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के पास होता है मेजरली। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जबकि सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ओके, तो बेटा नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। किसी भी सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज न्यूक्लियस, जो उसकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता जब वो मेच्योर हो जाता है। क्या आपको पता है? सोचना है इस बारे में। ठीक है, चलो पहले देखते हैं न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस सेल के बीचों बीच एक ऐसा ऑर्गन है उसका जो कि उसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क परफॉर्म करता है। पहले देखते हैं न्यूक्लियस के पार्ट्स क्या हैं। न्यूक्लियस के मेनली 5 पार्ट्स हैं। पहला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो, जैसे ये सेल था हमारा, ठीक है, और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है।
तो ये न्यूक्लियस है, यानी कि जो सेल के कंटेंट को न्यूक्लियस के कंटेंट से सेपरेट आउट करेगा उस मेम्ब्रेन को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये डबल लेयर्ड होती है। ओके, सेकेंड इज, अब आप देख पा रहे हो इसकी मेम्ब्रेन कहीं कहीं जगह से ऐसे ब्रेक हुई हुई है। ये ब्रेक नहीं है, ये है पोर्स, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। अभी सबका फंक्शन बताऊंगी मैं आपको। थर्ड इज दिस एंटेंगल्ड मटीरियल ओवर हेयर, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मटीरियल। देन ये डेंस पार्ट देख रहे हो, इसका नाम है न्यूक्लियोलस। और इन सबके बीच, जैसे सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जेली लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेली लाइक सब्सटेंस ट्रांसपेरेंट वो फिल्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। राइट, तो अब देखते हैं इन सबके फंक्शंस क्या हैं। सेल मेम्ब्रेन तो हमें समझ आया, ये क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या मतलब, क्या फंक्शन है, न्यूक्लियस के कंटेंट को सेल के कंटेंट से, उसके सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से सेपरेट आउट करता है। ठीक है, ताकि न्यूक्लियस अपना फंक्शन, अपना सारे एक्टिविटीज इंडिविजुअली परफॉर्म कर पाए। न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर बेसिकली सेल के अंदर से किसी भी सब्सटेंस को न्यूक्लियस में आने के लिए और न्यूक्लियस में जनरेटेड किसी भी सब्सटेंस को सेल से बाहर जाने के लिए एक पाथवे की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से एक पाथ प्रोवाइड करते हैं ताकि सब्सटेंसेस सेल से न्यूक्लियस में एंटर हो सके और न्यूक्लियस से चीजें बन के सेल में बाहर जा सके। राइट, देन क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल जेनेटिक मटेरियल होता है। यही सेल का वो कंपोनेंट है जो कि सेल डिवीजन के दौरान एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल बनाने में हेल्प करता है। दिस इज कॉल्ड ए सेल डिवीजन। तभी हम ग्रो करते हैं, तभी हम रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो इन सब के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज सेल डिवीजन। वो किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से होता है। और कैसे होता है, इस क्रोमेटिन मटेरियल की वजह से होता है। तो क्रोमेटिन मटेरियल वैसे क्या है, एक एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए का बना हुआ है। ठीक है, इसका फंक्शनल यूनिट है जीन। हम कहते हैं ना ये चीज तो हमारी जीन्स में है। जीन मतलब दैट स्मॉल कंपोनेंट, ठीक है, जो करेक्टर्स कैरी करते हैं, हमारे पेरेंट्स से हम तक आए, हमसे आगे जाएंगे। ऐसे ही इसके पेरेंट सेल से इस तक आए, अब ये जो आगे सेल डिवीजन होने के बाद डॉटर सेल्स बनाएगा, वहां तक जाएंगे। ठीक है, तो क्रोमेटिन मटेरियल बेसिकली रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन में हेल्पफुल। ठीक है, इसी से होता है बेसिकली। न्यूक्लियोप्लाज्म, जेलिक सब्सटेंस दैट इज फिल्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, और ये सेल के न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन रखता है, उसको एक बॉडी प्रोवाइड करता है। राइट, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है इनसाइड द न्यूक्लियस। ये क्या करते हैं, ये राइबोसोम्स बनाते हैं। अब राइबोसोम्स क्या है, देखो, न्यूक्लियोलस का काम क्या है, दे प्रोड्यूस राइबोसोम्स। एंड राइबोसोम्स आर क्यों जरूरी है, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहां पे प्रोटीन बनता है। तो सेल के अंदर जहां पर भी प्रोटीन बिल्डअप होगा वो किसकी वजह से होगा, राइबोसोम्स की वजह से होगा। और इन राइबोसोम्स को कौन बना रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट ये न्यूक्लियोलस बना रहा है। तो दैट इज व्हाई न्यूक्लियोलस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो जब भी आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे तो इन पांचों कंपोनेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है ये पांचों कंपोनेंट, इनके बारे में आपको इनको मार्किंग करना, इनको लेबल करना एंड इनके फंक्शंस पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज की क्लास में यही दो कंपोनेंट्स हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम साइटोप्लाज्म स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करेंगे और साथ ही प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच के डिफरेंस की बात करेंगे।